अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज सिंगल बेंच आपके सामने हाजिर है। अभी ज़ाहिर है आपको पता सुबह सुबह के टाइम पे या हमारे हिसाब से तो ये सत्ते सवेरे तो वैसे तो टाइम काफ़ी हो चुका है, लेकिन वीडियोस के वाले से सत्ते सवेरे का टाइम है। और बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं नाज़रीन आज दो। एक तो डैम्स फंड के हवाले से है, दूसरी खबर है फॉर्म 47 के हवाले से। तो आज सुप्रीम कोर्ट में फॉर्म 47 का केस है और एक मुकदमे में दो फॉर्म 47 होने का इंकशाफ हुआ है। और ये सारा माजरा क्या है इस पर आपको डिटेल से बताएंगे, उस केस का बना क्या वो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। पहले आते हैं जी डैम्स फंड के ऊपर। डैम्स फंड के मामले पे नाज़रीन आज समाअत हुई और वफाकी हुकूमत ने और वापडा ने मुश्तरका तौर पर दरख्वास्त दायर की और कहा कि जी डैम्स फंड में जो 20 अरब रुपये से ज़ायद की रकम है वो हमारे हवाले की जाए, वो हमें दे दी जाए। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसमें कुछ सवालात उठाए और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फैसले को खुद इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकता, इम्प्लीमेंटेशन बेंच हम नहीं बना सकते, आइन में कहीं इसकी गुंजाइश नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पैसे भी इकट्ठे नहीं कर सकती, पैसे जमा नहीं कर सकती, या अपने पास पैसे रख नहीं सकती अपने अकाउंट में। आइन में इस बात की हमें इजाज़त नहीं है और ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी। साथ ही साथ उन्होंने नोटिस जारी कर दिए साबिक अटॉर्नी जनरल जो उस वक्त थे डैम्स के मामले में, जब ये डैम फंड का फैसला आया था केस का और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन उसकी चलती रही, खालिद जावेद खान साहब को और जो अनवर मंसूर खान है, इन दोनों को नोटिस जारी किए गए हैं। जो अदालती मामूरीन थे इस मामले में उनको भी नोटिस जारी किए गए, क्योंकि जो दरख्वास्त गुजार थे जिनकी दरख्वास्त पर ये डैम्स का फंड सारा बना था और ये डैम्स के हक़ में सुप्रीम कोर्ट ने डैम कंस्ट्रक्शन करने का फैसला दिया था, वो बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब वो इंतकाल कर चुके हैं। तो इस वजह से उनके बिहाफ पे किसी को नोटिस जारी नहीं किया जा सका था, वो पिटीशन इन पर्सन थे। इंटरेस्टिंग बात इसमें नाज़रीन बड़ी ये हुई कि वापडा से कहा गया कि आप इम्प्लीमेंट जो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं वो हमें क्यों देते हैं, हमको एक्सपर्ट तो नहीं है। अगर हम आपकी सुपरविजन में कह लें कि सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में अगर डैम बन रहा है, कल को डैम की कंस्ट्रक्शन में कोई फॉल्ट आ जाता है, वो गिर जाता है और वो डिमोलिश हो जाता है, कुछ हो जाए, कोई इंसानी जानें ज़ाया हो जाएँ, तो उस सूरत में फिर ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट ज़िम्मेदार होगी? तो वापडा के वकील साद रसूल साहब थे, बैरिस्टर साद रसूल, उन्होंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट क्यों ज़िम्मेदार होगी इस बात की, तो कोई सुप्रीम कोर्ट तो कंस्ट्रक्शन नहीं करवा रही। उन्होंने कहा नहीं जी, क्योंकि निगरानी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है तो मेरे हिसाब से फिर सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है। फिर ये सवाल उन्होंने काजी साहब ने ये भी कहा कि जी हमने तो सुप्रीम पैसे नहीं रख सकते। हमने एक और केस में भी बैरियर टाउन वाले केस का हवाला दिया कि जो 190 मिलियन पाउंड थे वो 35 से 38 अरब के करीब बनते थे। उन्होंने कहा जी हमने तो वो भी सारे गवर्नमेंट को वापस कर दिए थे, तो हम तो अपने पास पैसे नहीं रख सकते। अब बहरहाल उन्होंने कहा कि जी सारी सिचुएशन को ये कैसे हुआ, ज़रा नोटिस उन्होंने इशू कर दी अब, और देखते हैं कि आइंदा समाज के ऊपर क्या होता है। 3 हफ्ते में जवाबात उन्होंने मांगी हैं इस मामले पे। डैम्स फंड के वाले से ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी बुलाया गया और कहा है कि आप बताएं कि जो फाइनेंशियल मामला ये कैसे राउट होगा, पैसे किस तरीके से राउट होके जाएंगे और गवर्नमेंट को कैसे जा सकते हैं और क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। बताइए, इतना ज़रूर है कि डैम फंड के जो 20 अरब थे वो भी अब गवर्नमेंट को जाने लगे हैं। निकाल तो ज़ाहिर कोई नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट के बेंच का ऑर्डर ही हो सकता है, ऑर्डर के तहत ही रजिस्ट्रार वो पैसे बैंक से निकाल के दे सकते हैं। ये भी अदालत को बताया गया कि पैसे इन्वेस्ट हुए हुए हैं स्टेट बैंक के अकाउंट के, स्टेट बैंक में टी बिल्स में, सरकारी जो स्कीम है उसमें, और जो प्रॉफिट भी इसके ऊपर आ रहा है। रेशो भी बताई गई अदालत को कि तकरीबन 9 अरब रुपये से ज़ायद की रकम है जो डोमेस्टिकली कलेक्ट की गई। 1 अरब से ज़ायद के जो तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5 अरब रुपये थे जो आए, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे उनकी तरफ से आए थे। और उसके अलावा उन्होंने कहा बाकी जो प्रॉफिट्स हैं जो इन्वेस्टमेंट का आ रहा था वो तकरीबन 14 अरब रुपये के करीब बताया जा रहा है, नहीं वो तकरीबन 9 अरब रुपये के करीब बताया जा रहा है कि प्रॉफिट है। तो मुख्तलिफ इस तरह से मद में 20 अरब रुपये से ज़ायद की रकम बनती है। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्टिंग बात ये की कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को खुद एग्जीक्यूट नहीं करा सकती, उस पर खुद इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सकती, इम्प्लीमेंटेशन हाई कोर्ट ने करनी है। अब उन्होंने कहा कि जी हमारा काम है फैसला देना, अगर हम फैसला देते हैं इम्प्लीमेंट नहीं होता तो हम कंटेम्प्ट की जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं कि फैसला क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ। अगर हम अमल दरामदी करवा देंगे तो हम एक तरह से खुद सर पे बैठ के अमल दरामद करवाएंगे, तो हम कंटेम्प्ट की जुरिस्डिक्शन को बेसिकली ख़त्म कर रहे होंगे। तो कंटेम्प्ट की जुरिस्डिक्शन को हमने लेके चलना, उसको ख़त्म नहीं कर सकते हम, वो डिसफंक्शनल नहीं कर सकते। तो ये बड़े मतलब मेरी समझ से तो बाहर है ये लॉजिक कि अगर कोर्ट ऑर्डर आपने लाजमी कंटेम्प्ट ही लगानी है, आप इम्प्लीमेंट करवा दें ऑर्डर। माजी में एक इम्प्लीमेंटेशन बेंचेस का एक ढेर मिल जाता है, टोकरा मिल जाता है मिसालों का जब बनते हैं। वो काजी साहब कहते नहीं आइन क्या हमें बताएं रूल से कि किस उस पर जुरिस्डिक्शन में हम बना सकते हैं। उनको आर्टिकल 187 के हवाले से भी ये वाला दिया गया, लेकिन वो उन शायद ज़्यादा कन्वेंस इस पर नज़र नहीं है। बहरहाल उन्होंने नोटिस जारी कर दिए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी।
अब आते हैं असल ख़बर की तरफ। फॉर्म 47, आप सबको याद होगा PB 36 कल्लात से मीर ज़ियाउल्लाह लांगू कामयाब हुए थे, कामयाब करार दिए गए थे और उनकी बाद में ट्रिब्यूनल ने उनको डीनोटिफाई कर दिया और दोबारा इंतखाबात का उस पोलिंग में वहाँ पे ऑर्डर दिया था। और हुआ फिर ये है कि उन्होंने अपील कर दी ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ, क्योंकि ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के बाद उनको डीनोटिफाई कर दिया गया था। वो अपनी वजारत से भी गए और अपनी सूबाई असम्बली की नशिस्त से भी गए। उनकी अपील थी, शाह खावर साहब उनके वकील थे और इसमें जो सईद लांगू हैं जो जिन्होंने ट्रिब्यूनल से रुजू किया था, जो उनसे हारे थे, उन्होंने बताया अदालत को कि जी 9 फरवरी को एक फॉर्म 47 इशू होता है जिसके मुताबिक के 10,000 से ज़्यादा वोट थे सईद लांगू के और ज़ियाउल्लाह लांगू जिन्हें बाद में कामयाब करार दिलवाया गया उनके 8,000 कुछ वोट थे। 2,000 वोटों का फ़र्क था दोनों में। साथ उन्होंने ये भी कहा कि 7 पोलिंग स्टेशन डिस्प्यूटेड थे जहाँ पे इंतखाबी सामान उठा के ले गए थे, वो हमने इलेक्शन कमीशन की रीजनल इलेक्शन कमीशन के नोटिस में लाया, तो उन 7 पोलिंग स्टेशनों को निकाल के फॉर्म 47 तैयार हुआ था। उनके ऊपर बाद में फिर दोबारा पोलिंग हुई और उन्होंने कहा कि जी जो नया फॉर्म 47 इसके बाद तैयार किया गया या विदाउट पोलिंग हुआ, ये एग्जैक्ट वहाँ पे जुमला नहीं वहाँ पे आ सका सामने। उन्होंने कहा जी बताओ, एक दूसरा चंद दिन के बाद फॉर्म 47 तैयार हुआ, उसमें जो सईद लांगू साहब हैं जो पहले 10,000 से कामयाब हुए थे वो उनके 10,000 ही थे और दूसरे जो थे ज़ियाउल्लाह लांगू जिनको जितवाना मकसूद था उनके वोट बढ़ के हो गए 14,000 से ज़्यादा। अब ये बात हुई तो इस पर जस्टिस इरफान सादत खान की जानिब से ये सवाल उठाया गया और कहा गया कि यार वकील साहब आपको ताजुब नहीं हो रहा, पूरे हलके में हर पोलिंग स्टेशन से ज़ियाउल्लाह लांगू हार रहे हैं, सिर्फ उन 7 पोलिंग स्टेशनों पे जहाँ पे दोबारा मामला हुआ जो डिस्प्यूटेड थे, सिर्फ उधर से इनको 6,000 वोट मिल गए ताकि इनके 14,000 हो जाए और दूसरे को सिर्फ 417 वोट पड़े। ये कैसे है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये आपको समझ में नहीं आ रही बात। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि चलें छोड़ें इसको, फिर हम बाद में देख लेंगे, नेक्स्ट वीक के लिए एडजर्न करते हैं। और जब इस सवाल में फंसे मोहतरम शाह खावर साहब भी, तो कि इसका ज़ाहिर है जवाब उनको फिर रिकॉर्ड से देना पड़ रहा था कि वोट कैसे हो गया इतने 6 पे आपको 7 पोलिंग स्टेशन पे 6,000 वोट पड़ जाए और टोटल जो आपकी कास्टिंग हो रही है, आपको वोट मिल रहा है वो 8,000 या 14,000 कर लें, 14 भी मान लें, तो जिनमें से सिर्फ 7 पोलिंग स्टेशन से आपको 6,000 वोट पड़ा, बाकी सारे पोलिंग स्टेशन से मिला के 8,000 पड़ रहा है। ये रेशो इस सवाल से भी समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड मेरे से तो गलती हो गई है, मैं फाइल कौमी असम्बली वाले केस की उठा के ले आऊँ जबकि मेरे पास ये केस सूबाई असम्बली का था। इससे पहले चीफ जस्टिस बार बार उन्हें कहते रहे जी मुझे फलां कागज़ का टुकड़ा दिखाएं, वो कहे जी फॉर्म 47 था, 7 पोलिंग स्टेशन डिस्प्यूटेड थे, चीफ जस्टिस कहें जी रिकॉर्ड से हमें दिखाएं। जब रिकॉर्ड पर ये बात आ गई कि 2 फॉर्म 47 हो गए हैं और थोड़ा सा घपला नज़र आ रहा है बाज़ाहिर इसमें, तो उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फ़ौरन केस पर एडजर्न किया और कहा कि जी क्योंकि शाह साहब भी कह रहे थे मैं फ़ाइल नहीं लेके आया, तो मामला पलटा के नेक्स्ट अब उस पर डाल दिया गया है। और ये आज ये बेंच आउट ऑफ द बॉक्स था, 4 रुकनी बेंच था जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, जस्टिस इरफान सादत थे, इसके अलावा जस्टिस नईम अख्तर अफगान थे और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन थे। अगली दफ़ा में मेरा ये गेस है, या मेरा ये इरादा है, या मेरा ये खदशा है कि ये बेंच 4 रुकने नहीं बल्कि 3 रुकनी होगा और मोस्ट प्रोबेबली जस्टिस इरफान सादत शायद इस बेंच का हिस्सा ना हो, मे भी सवाल की वजह से, क्योंकि कल रात वैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक्सप्लेनेशन दे चुकी हैं एक्सटेंशन के वाले से। मैं समझ रहा था एक्सप्लेनेशन ये आ रही है कि मैं बिल्कुल नहीं ले रहा, मैं रिटायर हो रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई, अकेले अपने लिए मैं नहीं लूँगा, सब की दें तो मुझे भी कबूल है। उसका मतलब तो यही नज़र आ रहा है सामने। तो अब जो 3 सीटें कौमी असम्बली की मुस्लिम लीग नून को रिकाउंट में मिली थी, वो भी सबके सामने है मामला के किस तरीके से गए थे और यही कहा जा रहा था कि जी सीटें पूरी करके दी जा रही हैं। ये सारे खदशात थे, इल्ज़ामात थे जो लोग लगाते रहे थे और बहुत से लोग ये कहते थे या कुछ भी कर लें एक्सटेंशन नहीं होगी, लेकिन उन्होंने कल प्रेस रिलीज़ में वादे किया कि भाई ये तो ना वाली तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब देखते हैं 25 अक्टूबर आती है, क्या होता है, आईनी पैकेज आता है नहीं आता, क्या मामला होता है इस पर, ये आगे चल के आपको बताएंगे। अलबत्ता अगले हफ्ते में नाज़रीन केसेस रिकाउंट के पंजाब असम्बली के भी 1-2 केसेस लगे हुए हैं, तो देखते हैं शायद पंजाब में भी कुछ सीटों की मज़ीद ज़रूरत पड़ गई है, शायद इसी वजह से रिकाउंट के वहाँ पे भी केस लग गए, वो भी चीफ जस्टिस साहब की बेंच में ही लगा है। तो देखते हैं उसका क्या बनता है। अभी तक के लिए यही अपडेट है, बाकी मज़ीद खबरों के साथ सेकंड वीडियो में पूरे बेंच के साथ हाजिर होंगे, रिपोर्टर्स बेंच आएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।